नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आइए मिलते हैं सूरज देव सिंह उर्फ प्रभात जी से, जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के बिहार प्रदेश संयोजक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सूर्यदेव जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने कीमती समय निकाल के हमें भी आमंत्रित किए और हमारे विषय में आप जानने की कोशिश की। सूर्यदेव जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम सूरज देव सिंह और प्रभात सिंह के नाम से सब जानते हैं जी। और अपना बेगूसराय जिले में किल्ली पहाड़पुर एक गांव है जिसका जो हमारा जन्मभूमि है जी। और वैसे हम दिल्ली के दक्षिण दिल्ली एरिया में हम रहते हैं। तो अभी कोई कार्यक्रम होता है विशेष कार्य को लेके के, तो उसके लिए हम दिल्ली से बिहार आते जाते रहते हैं जी। तो आज मौके पर हम बिहार में मौजूद थे, तो आप लोगों के समक्ष हम अपना विचार व्यक्त करेंगे। जी सूर्यदेव जी, मैं आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली से ही हुई है जी। दिल्ली में हम बचपन से ही पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं से हम अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की है। जैसे आप दिल्ली में एक भारत पब्लिक स्कूल है जी। हम उससे निकल के फिर हम एक सरकारी स्कूल में हमारी इच्छा थी कि एडमिशन कराएं और उसमें हम पढ़ें, तो इसीलिए रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए हमने एक सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 मोलरबंद के नाम से मिठापुर बदरपुर एरिया में एक स्कूल है, हम उसमें दाखिला लिए और उसमें हम पढ़ते थे जी। सूर्यदेव जी, जैसा कि मुझे पता है कि आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, तो राजनीति में आपका रुझान कब से हुआ? राजनीतिक में रुझान सन 2012 से जी। सन 2000 आप ये मान के चलिए कि हम 2010 से संघ के स्वयंसेवक हैं जी। और हम संघ के प्रति हम सक्रिय भूमिका हम निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाजवादी संगठन है, हम उससे जुड़े, फिर उसमें जुड़ते जुड़ते फिर 2012 में एक नगर निगम का दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, तो उसमें हम अपनी सक्रिय भूमिका निभाई संघ की ओर से। फिर उसके बाद सन 2013 में ऐसे ही फिर सन 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें हमारे संघ के एक बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिससे सिर्फ आप लोग नहीं आपके बच्चे भी परिचित हैं, बिल्कुल। तो वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में उभरने लगे। तो हम उस टाइम से हम राजनीतिक में रुचि रही है और राजनीतिक में सबसे पहला कदम मेरा सन 2014 में बीजेपी में रहा है। और बीजेपी में अपने दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री हुआ करते थे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, वो संघ के प्रचारक थे जी। और हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री थे। हम उनकी टीम में पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे और हमारा कार्य क्षेत्र दक्षिण दिल्ली जिला था, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र थे जी। जैसा कि मुझे पता है कि आप हिंदू युवा वाहिनी में प्रदेश महामंत्री के पद पे हैं, तो ये पार्टी में जुड़ने का क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो हिंदू युवा वाहिनी कोई पार्टी नहीं है, ये एक हमारी हिंदूवादी संगठन है जी। अभी हमारे देश दुनिया में जैसे लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसके रोकथाम के लिए हमने हिंदू युवा वाहिनी में सदस्यता ली है। और हमारी सक्रियता को देखते हुए हमारे माननीय मुख्य संरक्षक आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को हमने आदर्श माना और उनको आदर्श मानते हुए हम अपने प्रदेश प्रभारी बिरजू भैया ने हमको प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिए और उन्होंने हमें इस दायित्व के मतलब के प्रति सक्रिय समझा, लायक समझे और हम कार्य करते रहेंगे अपने हिंदू समाज के लिए और हिंदू युवा वाहिनी का नाम रोशन करेंगे जी। तो अभी तक बतौर प्रदेश महामंत्री आपने क्या क्या कार्य किया है?
अपने हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश महामंत्री के रूप में अपने छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते रहते हैं, अपने हिंदू समाज व अपने हिंदू युवाओं को लेकर के उनके उत्थान के लिए हमने वो कार्य किए, कार्यक्रम किए। जैसा कि मुझे पता है कि आप प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना बिहार प्रदेश संयोजक हैं, तो बतौर बिहार प्रदेश संयोजक आपके क्या क्या कार्य हैं? बिहार प्रदेश संयोजक के कार्य होते हैं ये प्रधानमंत्री जी के जितनी भी योजनाएं हैं जी, उनका प्रचार प्रसार करवाना, और IT सेल का काम ये है। तो हमारे देश में कई गरीब किसानों को, कई गरीब लोगों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है जी। तो जिसके लिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का एक गठन किया गया, जिसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी हैं। उसी में उन्हीं के नेतृत्व में हम इस योजना को गरीब लोगों तक और जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप कभी भी चले जाइए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जी, सरकारी कर्मचारी जितने भी है वो गरीब लोगों को कमज़ोर समझते हैं, जिस कारण से उनको इस योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं। अब उनको उतना नॉलेज भी नहीं है योजना के बारे में जी। तो उनको योजना के प्रति जागरूक करना और इस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारे प्रदेश का और ये हमारे प्रदेश संयोजक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है जी। सूर्यदेव जी, अभी जो देखा जा रहा है निजीकरण का दौर चल रहा है, हमारी जो सरकार है वो हर चीज़ को निजीकरण में बदल रही है, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, निजीकरण में हर चीज़ को जो बदल रही है सरकार जी, उसका भी एक बहुत ही विशेष कारण है। तो ये कारण जो है राजनीतिक क्षेत्र से सब लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे इतना ही क्षमा मांगता हूँ कि आप ऐसा प्रश्न हमसे न करिए, क्योंकि ये जो निजीकरण वाली बात है ये थोड़ा सा आप जब आने वाले 6 महीने बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। सूर्यदेव जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी निजीकरण का दौर चल रहा है, हमारी जो सरकार है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्राइवेटाइज कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार जो है अगर आप देखें तो वो उन्हीं संस्थाओं को निजीकरण कर रही है जिसको ज़रूरी है करना, और ऑलरेडी कई संस्थाएं निजीकरण हो रखी है जी, और वो काम कर रही है, और ये निजीकरण जिनको ज़रूरी है उन्हीं को कर रहे हैं। और इसका विशेष कारण ये है कि इससे हमारे देश में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और हमारा देश नई उमंग की ओर बढ़ेगी और तरक्की करेगा। जी, अभी जो कोरोना काल का समय चल रहा है तो इसमें हिंदू युवा वाहिनी क्या कार्य कर रही है? देखिए, हमारी हिंदू युवा वाहिनी जो है जी, तो ये कोरोना काल में जितने भी गरीब लोग थे, सबसे पहले तो ये राशन पानी तो बचता रहता है, बिल्कुल। सबसे पहला काम ये की है कि इस संकट में जितने भी गरीब मजदूर लोग थे जी, उनको किसी न किसी बहाने रोजगार दी। जैसे कि हमें राशन मंगाना था तो राशन मंगाने के लिए अपने सबके अपने अपने कार्यकर्ता लगे थे, पर इस बार हमारे कार्यकर्ता नहीं लगे थे। इस बार हमने गरीब लोगों को लगा दिए थे ताकि उनका मतलब कुछ कमाई हो 2 पैसों का, जिससे कि उनको भविष्य में कोई काम हो तो कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा काम ये किया कि जैसे कि अभी एम्बुलेंस टाइम पे आता नहीं है लॉकडाउन के कारण जी, और किसी को जाना जरूरी है हॉस्पिटल, तो इसके लिए हमारी हिंदू युवा वाहिनी सदैव तत्पर खड़ी रही है और खड़ी रहेगी जी। और तीसरी बात यह है कि इस कोरोना काल के चक्कर में जितने भी गरीब लोग ने मतलब कुछ पैसा खर्च करके शादी की तैयारी की थी अपनी बेटियों के लिए, तो कोरोना काल में वो सारा बिगड़ गया। तो हमारी हिंदू युवा वाहिनी ने इस कोरोना काल में, आप विश्वास नहीं करेंगे, 89 मतलब 89 गरीब कन्याओं की शादी करवाई। वाह, बहुत ही सराहनीय कार्य जी। अगर आपको और भी कोई सहायता, अगर मान लीजिए कि जैसे कि कोई सरकारी संस्थाओं से चाहिए जी, ठीक है,
तो उसके लिए भी हिंदू युवा वाहिनी आपके लिए सदैव तत्पर खड़ी है। मगर हमारी हिंदू युवा वाहिनी को आप राजनीतिक पार्टियों से जोड़ने का कष्ट न करें, इसके लिए हम आप सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये गुजारिश करना चाहते हैं। जी सूर्यदेव जी, अमूमन देखा गया है कि हर इंसान के कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसी क्या क्वालिटी उनमें आपको नजर आई जो आपके प्रेरणा स्रोत बन गए? मैंने हर नेताओं को देखा है जी कि वो कुर्सी मिलते ही वो घमंड में आ जाते हैं, मगर हमारे ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो घमंड में कभी नहीं डूबते। जी ये हर लोगों से मिलते हैं, कई लोगों की ये समस्याओं पे ध्यान देते हैं और सुनते हैं। जी आप किसी भी मुख्यमंत्री को आपने जनता दरबार लगाते हुए देखे होंगे, तो चाहे कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई भी हो, जी मुख्यमंत्री के सामने लाइन लगा के, चाहे उसके पैर में दर्द हो ना हो, वो खुद आना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने किसी को अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि ये सबके पास खुद जाते हैं समस्या सुनने के लिए। जी जी अगर आप देखेंगे कि ये लखनऊ में अपनी कुर्सी पे केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में बैठते हैं और गोरखपुर में एक महंत के रूप में, ताकि इनसे कई लोग मिल सकें। जी और दूसरी बात यह है कि मैंने ऐसे कई सारे नेता देखे हैं जो बोलते कुछ है करते कुछ है, और ये हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में हर कानून व्यवस्थाओं को बना के रखे हैं। अब एनआरसी और सीएए के विरोध में जितने भी दंगे फसाद हुए हैं उस पर इन्होंने नियंत्रण रखा। बिल्कुल। इससे कम से कम सरकारी संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इससे अगर सरकारी संपत्तियों को अगर नुकसान होता है तो सरकारी संपत्तियों का जो मतलब खर्चा है वो जनता के टैक्स से निकाला जाता है, जो कि उसकी बचत हो गई। तो इसलिए हम योगी जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। जी वाह। सूर्यदेव जी, मैं यह जानना चाहूँगी कि राजनीति के क्षेत्र में आप अपने आप को भविष्य में कहाँ देखना चाहेंगे? राजनीतिक क्षेत्र में हम अपने भविष्य में अपने आप को जहाँ पे जनता हमें स्वीकार करेगी हम अपने आप को वही दिखेंगे। जहाँ पे हमारी किस्मत होगी हम वहीं तक सीमित रहेंगे। जी। अगर हमारी किस्मत में अगर मान लीजिए सांसद बनना ही लिखा है तो हम मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखेंगे। जी। और किस्मत ने चाहा कि आप विधायक बनिए और विधायक का ही औकात रहा तो हम प्रधानमंत्री का सपना नहीं देखेंगे। इसलिए हम अपना भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, हमारा भविष्य जनता के और ईश्वर के हाथ में है। जी। केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो रोशन कुमार जी हैं अपने केवी स्टूडियो के जो संचालक हैं जी, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी इस स्टूडियो के माध्यम से जन जन तक अपने युवाओं की आवाज़, युवाओं का संघर्ष आप पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार।